चलो फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, तो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है ना, दूसरा कि तीसरा? तीसरा चल रहा है, समतल में गति। हाँ, और इसमें हम क्या करवा रहे हैं आपको, अभी शुरुआत में बता रहे हैं हम सदिश के बारे में। ठीक है, उसकी हमने पहले आपको कुछ परिभाषा लिखवाई थी, याद है, और एक सदिश योग नियम भी लिखवाया था लास्ट में। तो चलिए अब इसी क्रम में आपके पास में सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या क्या है, हरियाणा लीजिए, हरियाणा लीजिए, सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा भी है। ठीक है, इसमें हम सदिश से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिखेंगे। क्या क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला है समान सदिश। कैसा भाई, आपने स्थिति सदिश पढ़ा था और कौन सा पढ़ा था एक साथ में, विस्थापन, है ना। ये कौन सा है, समान सदिश, इक्वल वेक्टर, है ना। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समान सदिश, सब तो समान कौन से होंगे, जो परिमाण में भी एक दूसरे के बराबर होंगे और जिनकी दिशा भी क्या होगी, दूसरे के समान होंगे, तो वे क्या कहलाएंगे, आपके समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, तो लिखिए ऐसे सदिश, लिखिए तो भैया लिखो जो कि जो सदिश देखिए, जो सदिश परिमाण व दिशा दोनों में एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। और इसका एक नाम और भी है, इन्हें तुल्य, ये नाम अच्छा है, क्या नाम है, तुल्य सदिश भी कहते हैं, कभी कभी इस नाम से हो जाते हैं ना। और एग्जाम्पल के तौर पर एक चित्र बनाना, वो क्या है, कोई से दो यहाँ पे बना देते हैं इस टाइप से करके, जैसे कि है, इसको ए वेक्टर ले देना, इसको ले देना बी वेक्टर, ये ए बी है और ये कौन सा है, सी डी है, कौन सा है, सी डी है। तो एग्जाम्पल दिखाएंगे जैसे में कि ए बी वेक्टर के बराबर तो क्या है, ए वेक्टर है, एंड सी डी वेक्टर के बराबर कौन है, बी वेक्टर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, चूंकि जो ए बी वेक्टर का परिमाण है, क्या है, परिमाण, वो किसके बराबर है, सी डी। ये जो मोग लगता है ना, ये वाला दो डंडा लगाए मैंने, है, इसको बोलते हैं मोग। क्या बोलते हैं इसको, मोग। इसका मतलब होता है परिमाण। क्या होता है, मतलब परिमाण, दोनों का परिमाण बराबर है। अच्छा, और जो ए बी वेक्टर की दिशा है, क्या भाई, दिशा है, वो किसके बराबर है, सी डी वेक्टर की दिशा के बराबर है। ठीक है, दूसरा जो ए बी वेक्टर है, ये समांतर है किसके, सी डी वेक्टर, दोनों दोनों क्या है, दूसरे के समांतर। तीनों कंडीशन मैच हो रही है कि भाई परिमाण भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, और ये दूसरे क्या है, समांतर भी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो इसलिए ए बी वेक्टर व सी डी वेक्टर कैसे सदिश है, समान सदिश है। कैसे सदिश है, तो जिसमें ये तीन कंडीशन मैच होगी वो कैसे सदिश हो गए, समान सदिश हो गए। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ये है इसकी परिभाषा। हो गया ना। चलिए अब अगला है विपरीत सदिश। कौन सा है,
मैंने सिर्फ परिभाषा मिटाई है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला कौन सा है, नंबर 2, विपरीत सदिश। कौन सा भाई, इसके नाम से ही पता हो रहा है विपरीत क्या होते हैं एक दूसरे के, अपोजिट। क्या होते हैं भाई, अपोजिट। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, कीवे सदिश, जो परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन उनकी दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। तो लिखिए द्वि सदिश जो परिमाण में बराबर होते हैं परंतु इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है, विपरीत सदिश कहलाता है। कैसे कहलाता है भाई, ठीक है। देखो इसमें क्या फर्क आएगा, चित्र बिल्कुल सेम आएगा लेकिन बस एक की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। क्या होगी दिशा, एक की ऐसे आ जाएगी, समझ गए, दिशा कैसे आ जाएगी एक की। तो देखो ए बी का मान ए है, सी बी का मान समांतर है, दिशा बराबर नहीं है, नहीं है ना, समांतर भी है, तो ये किस टाइप की सदिश होगी, विपरीत। क्या होंगे, ठीक है, कैसे सदिश है। और वैसे एक बात और बताए, विपरीत सदिश को ना इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए बी वेक्टर है तो इसका विपरीत होगा माइनस का बी ए वेक्टर। क्या जाएगा, अगर ए बी को बी ए लिखेंगे तो आगे क्या लग जाता है इसके, माइनस लग जाता है। वैसे इसको ना हम ऋणात्मक सदिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक सदिश, ठीक है, ये नाम भी होता है इसका। लेकिन कोई नहीं है, इसी में बता रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए खैर इसको लिख लीजिए। हो गया ना ये? चलिए अगला लिखिए शून्य सदिश। कौन सा है, नंबर 3, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताओ, कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो लिखिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। कितना होता है भाई, शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, कहलाता है। एग्जाम्पल बताओ जाए शून्य परिमाण किसका होगा, किसका होगा, जैसा कि कोई बिंदु है, समझ गए, ये जो पॉइंट है इनका परिमाण कितना है, जीरो है, क्योंकि इसकी ना तो कोई दूरी है ना कोई लंबाई, बस एक पॉइंट होगी, है ना। तो इसमें क्या चलेगा कि ये है, ये ए बी है, इसका मान जीरो हो जाए, या सी डी है इसका मान कितना हो जाए, जीरो, या फिर कुछ भी हो एम एन हो, इसका मान भी कितना हो जाए, जीरो। तो ये क्या होगा, शून्य सदिश होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको,
यूनिक वेक्टर। तो ये कौन सा होता है भाई? एकांक का मतलब क्या होता है वैसे फिजिक्स में? एक होता है। तो यानी कि ऐसा सदिश है जिसका परिमाण कितना होता है? एक होता है। क्या कहलाएगा वो? एकांक सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। कितना होता है? एक होता है। एकांक सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है वो? एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, और इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है, मैं ये पर देता हूँ। क्योंकि इसकी दो परिभाषा है ना, वो बता दूं मैं क्या है कि किसी सदिश तथा उसके परिमाण के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं। देखो, ये परिभाषा तो कैजुअल ही है और ये परिभाषा है इसके फॉर्मूले के बेस पे, ये फॉर्मूला किस आधार पर होता है। ठीक है, और आगे लिखना इसे ए के ऊपर ये लगा दो इस टाइप से। इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं इसको? से प्रदर्शित करते हैं। से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसके एग्जांपल यहाँ पर देखो, इसका एग्जांपल यहाँ पर भाई। ठीक है, इसके एग्जांपल ही है यहाँ पर ऊपर। ठीक है, क्या कहा है कि ए कैप के बराबर होता है ए वेक्टर और बटे में ए वेक्टर का परिमाण। समझ गए? अगर बी कैप होगा तो बोलो क्या होगा? बी वेक्टर बटे में बी वेक्टर का परिमाण। सी कैप होगा तो बोलो क्या होगा? सी वेक्टर और बटे में सी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, एक बात और लिख रहा था कि इसे इकाई, एकक और साथ में एक चीज हो जाएगा मात्रक सदिश भी कहते हैं। किसके नाम है? इस वाले के एकांक सदिश के। और कितने नाम है भाई? एक तो ये है, इकाई भी है, एकक भी है और साथ में क्या है? मात्रक सदिश भी है। तो टोटल और कितने नाम हो गए इसके? 4 नाम है। समझ गए बात को? क्या क्या नाम है? एक, हाँ, और ये क्या है? इकाई। दूसरा मात्रक। और लिख लिया आपने? हो गया ना कंप्लीट ना? चलिए, ये एग्जांपल इसके था, दूसरे वाले के इसके पहले वाले पे लिख लो। ठीक है ना? आज थोड़ा स्वास्थ्य घेला भी है लेकिन कुछ बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला जो हेडिंग है ये है अक्षों के रूप में सदिश। क्या है भाई? अक्षों के रूप में एकांक सदिश। कौन सा सदिश भाई? एकांक सदिश। ये अच्छा टॉपिक है और भैया आपका इम्पोर्टेंट भी है। यही वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा वाला है? अक्षों के रूप में एकांक सदिश। तो जैसे कि आप लोगों ने अक्ष पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अक्ष। तो
अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? एक्स और वाई इतने बड़े, और भी है एक जेड भी होता है, 3 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 3, एक्स, वाई और जेड। इसको ऐसे समझो कि ये जो आपका कमरा है, ठीक है, ये तो हो गया एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है? ये वाला हो गया देखो, तो जो ऊपर वगैरह है जेड अक्ष। ऐसे होते हैं एक्सिस, ठीक है। कितने एक्स होगा? 3 होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे कैसे होगा, देखो मैं चित्र बना देता हूँ। ये होता है एक्स, वाई है, और ये हो गया समझो आपका जेड। ये एक्स, ये वाई और ये बिंदु बीच में क्या होता है? मूल बिंदु। इसकी जो दिशा में होता है वो होता है आई कैप। इसकी दिशा में होता है जे कैप। इसकी दिशा में होता है के कैप। क्या होता है? आई जे के। और तीनों के तीनों क्या होते हैं? स्मॉल ही होते हैं, ठीक है। कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई आपके समझो कि एक्स अक्ष की धन दिशा में, किसमें भाई? धन दिशा में एकांक सदिश बताओ कितना है? आई कैप। कितना है? आई कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही अगर एक्स अक्ष की कौन सी दिशा होती है? बिल्कुल। तो ऋण दिशा में कौन सा होता है? माइनस का आई कैप। क्या था? क्योंकि एक एक्स होता है तो फिर एक इधर को एक्स डैश भी तो होता है, पता भी होगा आपको। तो उसमें क्या होता है? माइनस का आई कैप होगा, ठीक है। ऐसे देखो वाई एक्स कौन सी है? वाई एक्स की धन दिशा में, किसमें भाई? आगे सेम वही आएगा। बोलो क्या होगा तेरा? जे कैप। क्या होगा? और वाई एक्स की जो ऋण दिशा है इसमें क्या होगा? माइनस का जे कैप। ऐसे बात करेंगे हम जेड एक्स की। किसकी करेंगे भाई? जेड एक्स की धन दिशा में क्या होगा? के कैप। और जेड एक्स की कौन सी दिशा में भाई? ऋण दिशा में। ये क्या होगा? माइनस का के कैप। समझ गए? तो एक्स अक्ष की धन दिशा में है आई कैप, वाई अक्ष की धन दिशा में है जे कैप, और जेड अक्ष की धन दिशा में क्या है? के कैप है ना। और अगर इनका ऋण निकाले तो वो क्या हो जाता है? सेम टू सेम पर क्या लग जाएगा? बस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो और इसीलिए जो सदिश होती है उसकी क्या नाम, क्या फॉर्म है, ध्यान दीजिए। तो जो कोई भी सदिश हो, कोई भी सदिश तीनों अक्षों के रूप में, किसके रूप में भाई? तीनों अक्षों के रूप में कैसे लिखा था? देखो ऐसे लिखा जाता है, मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिखा जाता है। ये होता है इस टाइप से, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसको मानक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मानक रूप, ठीक है। मानक रूप का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब कोई भी सदिश जो तीनों अक्षरों के रूप में लिखा जाता है, वो ये तरीका होता है इसको लिखने का।
हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? हरी है लाइट, ठीक है। वैसे आज लग रहा होगा कि चेहरे से मामला भी डाउन है? चलो कोई बात नहीं, चलिए। अब हेड डाल लीजिए सदिशों का योग। क्या डाल लीजिए? सदिशों का योग। योग बोले या फिर इसको संयोजन बोले, एक ही चीज है, ठीक है। तो देखिए, मानने की बात है, आपके पास में दो सदिश है, एक ए वेक्टर है और एक क्या है बी वेक्टर है, और इनका परिणामी समझ लीजिए आर वेक्टर है। तो दोनों का परिणामी आर वेक्टर जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे तो होगा ना, या कुछ और होगा? ठीक है नहीं बात? तो लिखिए, यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो, यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हो तथा इनका परिणामी आर वेक्टर हो, तो इन दोनों का योग आर वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई? इनके आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आर के बराबर क्या होगा भाई? ए प्लस बी वेक्टर। तो इसको दर्शाने के लिए जो ना दो नियम दिए गए हैं, मतलब इसी को समझाने के लिए ना, किसको? सदिशों का योग समझाने के लिए, ठीक है। एक नियम आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पहला है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। कौन सा नियम भाई? सदिशों का योग का, जिसको हमने सदिश योग नियम भी बताया था, ठीक है। ये सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें लिख लीजिए, इसके दो नियम है। कितने नियम है इसके? इसके दो नियम। तो कुछ में दो नियम दे रखे हैं, तीन नियम दे, क्योंकि एक नियम और भी है इसका, अगर वो भी है आपके पास में तो उसको भी यहीं पे करवा देंगे। नहीं, तीसरा भी है, ठीक है। वो दो है, तीन, चार, पाँच। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो मत लिखो, क्योंकि इसके कई सारे नियम दे रखे हैं उन्होंने, साचार्य वगैरह सब कुछ एक साथ कर दिया है। तो हम भी इसी बेस पे करेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें एक बात लिखो, इसमें ये लिखो कि इसके कुछ नियम है, इसके कुछ नियम है। क्या क्या नियम है? तो वे ध्यान लीजिएगा। क्या देखिए, पहला है सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम। कौन सा है? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। कौन सा नियम भाई? त्रिभुज वाला नियम है, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जैसे कि आपने सदिश योग नियम पढ़ा था, तो कुछ याद है आपको? क्या था उसमें कि यदि किसी त्रिभुज की कर्णागत भुजाएं तीन सदिशों को प्रदेश करते, उनका बीजगणित योग कितना होता था? 0 होता था। और यदि तीसरे वाला विपरीत होता था, वो दोनों के बराबर होता था। तो त्रिभुज का यही नियम है कि यदि किसी त्रिभुज की दो कर्णागत भुजाएं, कौन सी दो कर्णागत भुजाएं एक दिशा में दो सदिशों को निर्मित करे, तो जो तीसरी भुजा है वो विपरीत दिशा में उनके परिणामों को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी? परिणाम। बस यही, बस ये है कि उसमें सदिश योग नियम था, ये त्रिभुज का नियम, बस इतना फर्क है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार
प्रयास करके देखिए, यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में, यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निर्मित करें, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करें तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। किसको भाई? परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है या निरूपित करती है, एक बात है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा हम बनाएंगे त्रिभुज। एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखाएंगे, जैसे इसको दिखा दो, एम एन ओ, ये समझो ए वेक्टर है और ये कौन सा है? बी है, और ये इसका परिणामी विपरीत दिशा में कौन सा है? आर है। ठीक है, देखो ए और बी की दिशा सेम है बिल्कुल, लेकिन आर की क्या है दिशा? उल्टी है, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, तो उसको ऐसा नहीं था, लेकिन ये उल्टा जा रहा है ना? तो इसलिए क्या होगा? तो जैसे त्रिभुज कौन सी है आपके पास में? एम एन ओ में जो आर वेक्टर है किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी प्रकार के इसके एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं। तो ये ले लीजिए, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझ दो ही दिए। ठीक है, तो नंबर 1 तो हो गया ना। अब है नंबर 2, कौन सा है नंबर 2? दूसरा ये है सदिशों के योग का समांतर त्रिभुज का नियम। हने लीजिए, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। किसका नियम है? समांतर चतुर्भुज का नियम है। ठीक है, तो ये क्या है, ध्यान दीजिए। अगर बाय चांस आपके पास में कोई समांतर चतुर्भुज है और उसकी कोई दो संलग्न भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को प्रदर्शित करे, तो उसका जो विकर्ण होता है, क्या होता है? विकर्ण, उनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। यही परिभाषा, कुछ नहीं, जैसे उसमें था। ठीक है, तो लिखिए, यदि इसमें लिख मान, इस नियम के अनुसार, क्या लिखिए? इस नियम के अनुसार, लिखिए नहीं लाइन से लिखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं दो अलग अलग सदिशों को निरूपित करें
तो उसका विकर्ण उनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है R बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये है इसका फॉर्मूला। और भाई एक बात और समझो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो सदिशों का जो परिणामी है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, और ये आगे तक काम आता है। जब आप लोग आगे कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ तक भी काम आता है सदिशों का परिणामी निकालने के लिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है अधिकांश रूप से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो अब देखिए हम करवाएंगे इसका प्रूफ। क्या करवाएंगे इसको? प्रूफ। तो चित्र बना लेंगे पहले। ये O है, ये A और ये B। ये समझ लीजिए P वेक्टर है, और ये वाला क्या है? Q वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब इसको समांतर चतुर्भुज बनाओ, तो कैसे बनेगा समांतर? देखो ध्यान दीजिए, इसके समांतर रेखा बनेगी ये वाली। ठीक है, बोले जाएगी यहाँ पर। हो गया। तो ये Q है, तो ये भी कितना होगा? Q ही होगा, और ये भी कितना होगा? P ही होगा। अब थोड़ा सा इसका एक त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे आप ऐसे करके इसको C, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। और ये है इसका परिणामी, ये क्या है इसका? R। क्या है ये? एंगल से बुझ कीजिए अल्फा। कितना है एंगल? अल्फा। तो ये चित्र बनेगा इसका। चित्र को थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें उधर बराबर में एक त्रिभुज भी बनाया गया है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में कैसे लिखेंगे कि माना दो सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर है, जिनके बीच का कोण कितना है? थीटा है, जो एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, तो लिखिए माना दो सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर है, जो किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तथा इसका विकर्ण इनके परिणामी R वेक्टर को प्रदर्शित करता है। बस इतना लिखो, फालतू की जरूरत नहीं है। ठीक है, बन गया? चित्र तो बन गया ना? अब देखो, तब चित्र अनुसार, किसके अनुसार भाई? ध्यान दीजिए, OB वेक्टर के बराबर कितना है? Q वेक्टर। और OA वेक्टर के बराबर कितना है? P वेक्टर। कितना है? P, है ना? और OC के बराबर कितना है? OC के बराबर R वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चूंकि ध्यान से देखिए, AC के बराबर है कौन सा? OB वेक्टर। कौन सा है? तो AC का मान भी कितना होगा? Q ही होगा। इसी प्रकार से जो BC है उसका, वो किसके बराबर है? OA के बराबर। तो इसका मान भी कितना होगा? P वेक्टर ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास में जो त्रिभुज ना O, इसका नाम भी दे देते हैं यहाँ पर D। क्या है? OCD। हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें ये दो भुजा, हमें दो निकालना पड़ेगा। एक तो AD निकालना पड़ेगा और एक CD निकालना पड़ेगा। AD को कौन सा निकालना पड़ेगा? CD। तो हमारे पास में जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है कौन सी है? दरवाजे ADB
सी में, इसमें देखो ये थीटा है, हमारे पास में सिर्फ ओ सी का मान है, तो निकलेगा कैसे बताओ, कैसे कैसे निकलेगा। एक बार साइन लगाइए, इसमें क्या लगाइए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटा, लंब क्या है इसमें, सी डी, है ना। हाँ, और कर्ण कौन सा है, ए सी, कर्ण कौन सा है, ए सी, पक्का। तो ध्यान दीजिए, तो सी डी के सॉरी, देखना नीचे जरा इसमें जगह बची हुई है क्या, हाँ अभी तो है एक लाइन, तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा सी डी अपोन में ए सी का मान, ध्यान से देखिए क्यू, क्या है इसका मान, लीजिए मान क्यू है ना। आप कहेंगे कि ए सी पर, ए सी का मान तो क्यू वेक्टर है, क्या है क्यू, तो लेकिन मैंने यहाँ पे क्यू वेक्टर क्यों लिखा, देखो इस पर भी तो वेक्टर नहीं है ना ए सी पे, मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये परिणाम, मैंने लिखा इसको खाली यहाँ पर परिणामी, क्या लिखा है यहाँ पर खाली परिणामी, और जब परिणामी लिखते हैं तो उस पर वेक्टर नहीं लगाते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर खाली ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, वैसे तो ए सी वेक्टर का मान क्या है, क्यू वेक्टर है ना, लेकिन जब इस पर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे तो इससे भी वेक्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा अपने यहाँ पे, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा, इधर देखिए, तो सी डी के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा, क्या जाएगा क्यू साइन, ये तो आएगा कुछ और आ जाएगा, पक्का ना। चलिए अब इसका नंबर ले लीजिए, अब लगाइए कोश का, क्या लगाइए, तो कोस का फॉर्मूला क्या है, लंबा क्या आधा, नहीं लंबा क्या होता, आधार का क्या होता भाई, ए की बटा में क्या होगा, ए सी, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर ए डी तो सेम रहेगा, और ए सी का मान कितना होगा, ए सी का मान क्यू, तो ए डी का मान कितना आ गया भाई, तो ए डी का मान आ गया आपके पास में क्यू कोस थीटा, क्या आ गया क्यू कोस, ठीक है। तो ये बात समझ में भी आ गई होगी आपको कि मैंने इस पर वेक्टर क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस पर वेक्टर मैंने नहीं लगा। यहाँ तक लिखिए, फिर इसके बाद में आगे चलेंगे इसमें, ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक। अब मैं इसको पूरे को साफ करता हूँ, सिर्फ चित्र को छोड़ दूंगा मैं, इसको छोड़ूंगा, यहाँ तक तो लिख लेना आपने, निकल गया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो, अब जो आपके पास में त्रिभुज बनी है कौन सी, ओ डी सी, कौन सी है, ओडीसी, दिखाई दे रही है, ओडीसी कहाँ पर है, ओ डी और सी, जरा इसमें लगाइए पाइथागोरस पर, में कौन सी लगाइए, पाइथागोरस पर में से, ठीक है। तो पाइथागोरस पर में क्या बताओ, चलो पहले हिंदी में दे देता हूँ, कर्ण का बराबर और प्लस आधार, ये तो है, कर्ण क्या है इसमें, ओ सी है, कर्ण क्या है, और आधार कौन सा है इसमें, ओ डी है, और लंब कौन सा है, सी डी, ओ सी तो भी सेम रखो, ओ डी को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ओ ए प्लस ए डी, क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस, क्योंकि ओ डी में दो चीज है ना, ओ ए प्लस ए डी हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का क्या है, सी डी है, और अभी अभी आपने मान निकाले हैं, ध्यान दीजिए, ओ सी किसके बराबर है, ओ सी का मान क्या है, आर है, क्या है ओ सी का मान, ओ ए का मान कितना है, पी है, और ए डी का मान क्या है, अभी अभी निकाला आपने, क्यू कोस थीटा, सी डी का मान क्या है, क्यू साइन थीटा, यही है कुछ और है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए सभी, आर इसका बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, क्या खोलेगा इसमें, ए प्लस बी का, बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और यहाँ पर क्या होगा,
क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर बराबर, इसमें भी क्यू है इसमें भी क्यू है, दोनों में से क्यू क्या ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये प्लस का क्या है 2pq कोस थीटा बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान दीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर ये क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा 1, कितना आएगा इसका मान, कहाँ से आया एक बताओ, क्योंकि आपने समीकरण ऐसी बात नहीं है, पढ़ी होगी पहले भी, पढ़ी है ना नहीं पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और प्लस क्या है 2pq कोस थीटा, तो क्या आ गया आर स्क्वायर के बराबर बोलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, आ गया नहीं आ गया। और यहाँ से यदि मैं खाली जब आर का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा सिर्फ आर का, तो क्या होता है आर का मान, इधर क्या लग जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, और ये क्या भाई आपको फाइनली फॉर्मूला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ऊपर से दिखाई दे रहा भाई, अब दिख जाएगा। ठीक है, नीचे की लाइन गायब होगी, नीचे की पहले लिख लेना, अब देखो यहां से हो गया ना, देखो आराम से। ठीक है, अब देखो अब क्या निकलेगी इसमें, ये तो हो गया ना कंप्लीट, इसके बाद इसमें निकलेगी दिशा, क्या निकलेगी भाई दिशा, तो दिशा के लिए क्या होगा दिशा होगी tan अल्फा से, किससे ये अल्फा का मान, समझ गए, और इसका मान क्या होगा इसी त्रिभुज में लंब का आधार क्या होगा, लंब का लंब क्या है सी डी, और आधार क्या है भैया ओ डी, क्या है ओ डी, तो सी डी तो सेम, ओ डी का मान आएगा वैसे ही ओ ए प्लस ई डी। ठीक है, अब मैं जरा अच्छी तरह को साफ कर देता हूँ, अब जरूरत भी नहीं है मुझे, कर दो साहब भाई, आप लोगों ने पहले बना लिया होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। tan अल्फा बराबर सीडी की वैल्यू कितनी है, सीडी की वैल्यू क्यू साइन थीटा है, ये कुछ और है, सीडी की वैल्यू ये तो है, और ओ ए की वैल्यू कितनी है P प्लस इसकी वैल्यू कितनी है ये क्यू कोस थीटा, ये तो आई थी कुछ और आई थी। अच्छा, तो अब अल्फा के बराबर जब निकालेंगे तो इधर क्या होगा, ये जो tan, देखो यार इस बात को ध्यान से समझना, तुम्हारे लिए नई चीज है, मैं खाली अल्फा निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ खाली अल्फा, तो ये tan उधर चले जाएगा, और जब ये tan इधर में आता है तो ये आता है इनवर्स में, किस में आता है tan, ये जो लोग लिखा ना tan की पावर -1, इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स, क्या पढ़ते हैं इसको, कक्षा 12 के गणित में है, बस यहाँ पर समझ लीजिए कि जब tan इधर जाएगा तो किस में चले जाएगा tan इनवर्स में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको tan बोलेंगे तो नहीं ना, क्या बताया मैंने तुम्हें tan इनवर्स। ठीक है, चलिए तो ये क्या जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन में आर प्लस पी सॉरी क्यू पी प्लस क्यू कोस थीटा, तो यही हो गया जी आपकी दिशा, बस तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत आई है क्या, थोड़ा सा बड़ा है ये, है ना, लेकिन इसको ना अगर आपको थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत आ रही होगी तो एक बार ना इसको दोबारा देखना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पॉइंट इसमें आपको समझ में नहीं आया, तो इसके लिए बेहतर तरीका क्या है कि इसको दोबारा देखें, और जहाँ पर दिक्कत है उसको दोबारा देखें कि क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं, और अगर तब भी दिक्कत आती तो तुम मुझसे पूछना। ठीक है, तो बस इस क्लास में इतना ही है, ओके।
और ये जो आपको ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा ना, तो मैं देख रहे हैं आप, मैंने कैमरा को थोड़ा ऊपर नीचे सेट किया है, तो ये वहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस लास्ट में की बात है कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस पर कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना है बस, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। बस मौसम आज वास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। धन्यवाद।